As you all know that in my last video I told you about atomic radius, types of atomic radius. Now in this video I am going to discuss about trends of atomic radii. How does it keep on increasing or decreasing in groups and periods? So let us start first in periods. Atomic radii decreases as size decreases as number of shells remain same, nuclear charge increases. Now what does this statement means? So here we have an example of a period: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine, correct? If you move from lithium to fluorine, what will you observe? You will observe that increase in atomic number. Lithium atomic number is 3, fluorine atomic number is 9, so which is keep on increasing. As the atomic number increases, number of protons, number of electron increases. So what is increasing? Nuclear charge is increasing, correct? If nuclear charge is increasing, then the attraction between electron and nucleus is also increasing. So that's why size is decreasing, due to which atomic radius is also decreasing. So your expectation is the highest size of lithium and smallest size of fluorine. So this is what you are expecting. But actually the trend is little different. Slightly exceptional behavior is shown by these three. साइज इज एक्चुअली डिक्रीजिंग. लिथियम का सबसे हाईएस्ट ही है यहाँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन. बट सी व्हाट हैपेंड, ऑक्सीजन शुड हैव स्मॉलर साइज देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन शुड हैव स्मॉलर साइज देन ऑक्सीजन, बट देयर इज एन एक्सेप्शन एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन. सी, दिस इज द एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, आपका एटॉमिक रेडियस कम होता जा रहा है. लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, and finally you are having a slight increase in oxygen, then decrease in fluorine. Why this happens? This happens, you can see in the electronic configuration of nitrogen. This is 1s2, 2s2, 2p3. As you can see, there are 3 electrons in 2p3, correct? Now in case of oxygen, 1s2, 2s2, 2p4, there are 4 electrons in 2p4. नाउ हाउ मच न्यूक्लियर चार्ज इज देयर? प्रोटॉन्स कितने हैं बच्चों? यहाँ 2 और 3 5 और 2 7, 7 प्रोटॉन्स. यहाँ पे कितने? 8 प्रोटॉन्स. न्यूक्लियर चार्ज इज मोर इन ऑक्सीजन. न्यूक्लियर चार्ज इज मोर इन ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन का साइज कम होना चाहिए. बट विच फैक्टर इज डोमिनेटिंग? एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, देयर आर रिपल्शंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. आप देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 3 हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ गया इसी ऑर्बिटल में. यहाँ पे आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 और तीनों सिंगली ऑक्यूपाइड है. सो व्हाट इज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑक्सीजन? दैट इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा हो गई, जो न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट कर गई, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का साइज क्या हो गया? बढ़ गया, करेक्ट. अब बात आती है फ्लोरीन का क्यों कम हुआ. फ्लोरीन में देखिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, प्रोटॉन्स 9 है, न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज़्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस. अब देखने में तो हमें क्या लग रहा है बच्चों कि यहाँ पे भी ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस है, तो ऑक्सीजन फ्लोरीन का साइज और भी ज़्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन से. बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स. एक्चुअली किसी एक फैक्टर को पकड़कर आप नहीं बोल सकते अबाउट द ट्रेंड, यू कैन नॉट एक्सप्लेन. अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स आर गवर्निंग ईच एंड एवरी ट्रेंड फॉर द सिंगल टाइम. बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है वो ट्रेंड जो है चलता है पीरियड या ग्रुप में. सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे थे कि न्यूक्लियर चार्ज ऑल दो 8 है, 8 यूनिट्स, बट स्टिल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस की वजह से साइज बढ़ गया. बट यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर चार्ज तो ज़्यादा है और रिपल्शंस भी हैं, बट रिपल्शंस को डोमिनेट किसने किया? न्यूक्लियर चार्ज ने. तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका साइज जो है कम हो गया, एंड दैट्स व्हाई यू गॉट दिस टाइप ऑफ ग्राफ एंड यू गॉट दिस टाइप ऑफ एक्चुअल बिहेवियर इन अ period. So now let us look in groups. Now what happens in groups? In group size increases as number of shell increases. You know it very well. आपने 10th में भी ये चीज़ पढ़ी है. मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स पिक किए. लेट अस से लिथियम 1s2 2s1, sodium 1s2 2s2 2p6 3s1, then potassium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, करेक्ट. सो यहाँ पे देख पा रहे हैं कितनी शेल्स हैं? 2 शेल्स हैं. यहाँ पे आपकी 3 शेल्स हैं, यहाँ पे आपकी 4 शेल्स हैं. नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, आपका साइज बढ़ता जाएगा, आपका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा. सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट हेलोजेंस ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड यू कैन सी हियर आयोडीन का साइज जो है यहाँ पे बड़ा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन एज यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स आर
increasing. So this is all about atomic radius. Now let us start with our another trend, that is ionization enthalpy. सी आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसका दूसरा नाम जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो क्या है बच्चों, आयोनाइजेशन पोटेंशियल. सो आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करो या आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करो, इसको पढ़ने के लिए पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. दैट्स व्हाई दोज इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड इन एन एटम. So when anyone tries or an atom tries to lose that electron, तो वहाँ पे उसको काम करना पड़ेगा. किस चीज़ के लिए काम करना पड़ेगा? टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स. और जब एटम को काम करना पड़ेगा तो काम करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए. करेक्ट. उसी एनर्जी को नाम क्या दिया गया, आयोनाइजेशन इंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल. तो देखिए इधर, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये एक एनर्जी है जो कि चाहिए किसके लिए बच्चों, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. सो क्या है ये एक एनर्जी है. किस चीज़ के लिए ये एनर्जी है, विच इज़ रिक्वायर्ड. ये ध्यान रखने की बात है बेटे. इट इज़ द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड. ये एनर्जी है जो चाहिए, किसके लिए चाहिए, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ द गैसियस एटम. तो हमेशा जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी. करेक्ट, पॉजिटिव होगी. एंडोथर्मिक होगा ये, क्योंकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी रिक्वायर है. अब बात आती है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द आयोनाइजेशन एनर्जी. कौन कौन से फैक्टर्स है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट डालने वाले हैं. ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम वेरी करेगी फ्रॉम एटम टू एटम, फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट. सो व्हाट आर दोज फैक्टर्स. नाउ सी, फर्स्ट वी हैव व्हाट, साइज ऑफ एटम. ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, साइज ऑफ एटम. सो साइज ऑफ एटम कैसे इफेक्ट करेगा आयोनाइजेशन एनर्जी को. देखिए, साइज इंक्रीजेज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज. ठीक है, अब एक लाइन में मैंने ये चीज़ यहाँ लिख दिया, अब इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करती हूँ. देखिए, नाउ सी व्हाट आई हैव डन. ये एक एटम है बच्चों, 2 शेल वाला. ये एक एटम है 3 शेल वाला. इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है यहाँ से. बताइए कहाँ से होगा, कहाँ से इजीली होगा, होगा दोनों में से, बट इजीली कहाँ से होगा, ऑब्वियसली यहाँ से होगा. डिस्टेंस है, इट इज एट डिस्टेंट फ्रॉम न्यूक्लियस, बट इट इज एट लेस डिस्टेंस एज कंपेयर टू दिस. जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होने वाला है और वो इजीली बाहर आने वाला है. सो साइज जितना ज़्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी. कम यहाँ पे एनर्जी चाहिए टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज आवर फर्स्ट फैक्टर. नाउ नेक्स्ट फैक्टर वी कम टू व्हाट, शील्डिंग इफेक्ट. सेकंड फैक्टर में हम किस में आ रहे हैं बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट, और इसका दूसरा नाम क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट. दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको आप आगे भी इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं. बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट दिस हैपेंस, बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट दिस विल नॉट हैपन. सो बहुत बार ये टर्म यूज़ होने वाली है, तो उसको यहाँ पे ध्यान से समझने की ज़रूरत है. द शील्डिंग इफेक्ट, द शील्डिंग ऑफ आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय न्यूक्लियस बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट. अब इसका क्या मतलब है, देखिए, अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. Now see, this is an atom again I have made, nucleus, correct, 2 electrons and 3 electrons. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं यहाँ पे, जल्दी बताइए मुझे, ये वाले, करेक्ट. दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज आर द इनर इलेक्ट्रॉन्स. अब न्यूक्लियस जो है दोनों को पुल कर रहा है. न्यूक्लियस इसको भी पुल कर रहा है, न्यूक्लियस इसको भी पुल कर रहा है. यस और नो, it is trying to pull inner electrons, it's trying to pull as well as outermost electrons. अब आप मुझे बताएं, दो चीज़ें हो रही हैं. एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है आपको इन दोनों के बीच में, और जो दूसरी चीज़ हो रही है वो क्या हो रही है, देखेंगे आप यहाँ पे, देयर इज रिपल्शन ऑल्सो, देयर इज रिपल्शन ऑल्सो बिटवीन दीज टू. यस और नो.
एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रही है, और ये रिपल्शंस जो हैं, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्रिवेंट कर रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, किससे, न्यूक्लियस से. they are not these electrons are allowing very 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 less nucleus to hold these electrons. Yes, they are acting as a screeners. ये किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में ये किसका काम कर रहे हैं, स्क्रीन का काम कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट. अब जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम लग रहा है इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो ये इजीली बाहर आ जाएंगे. यस, तो हम क्या कह सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी. क्या बोल सकते हैं हम इसमें, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होने वाली है, कम होने वाली है. सो आई कैन से स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी. तो अब मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लिखने वाली हूँ, SPDF. एस सब शेल, न्यूक्लियस के बहुत पास, न्यूक्लियस के बहुत पास, करेक्ट, गुड स्क्रीनर. जितनी वो न्यूक्लियस के पास बैठी है, एस सब शेल, सबसे पहले एस सब शेल में भरते हैं ना इलेक्ट्रॉन, ये एस सब शेल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बचाएगी न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने के लिए. देन वी हैव P, देन वी हैव D, देन वी हैव F. So S is the good shielder, F is the poorest shielder. Correct? So this is the trend which keeps on going like this. It's a good shielder, less good shielder, then very less, and this is a poor shielder. So screening effect जितना ज़्यादा होगा, जितनी अच्छी shields आ जाएं भाई उतना अच्छा है. न्यूक्लियस के पास जितनी ज़्यादा shields आती जाएंगी उतना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्री है टू बी रिमूव्ड, उतनी आयनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिए बच्चों, कम चाहिए. So second effect is your penetration effect. Penetration again, which is more closer to the nucleus. S is more closer to the nucleus, then P, then D, then F. Correct? So अब S से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है as compared to P. अगर इलेक्ट्रॉन निकालना ही S से आपको, S तो न्यूक्लियस के पास रहता है. अभी देखो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे S गुड शील्डर का काम कर रहा है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, बट अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना ही एस से है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना ही एस से है, देन इट विल बी डिफिकल्ट एट एज इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस. देन P, देन D, देन F. तो मैं यहाँ क्या कह सकती हूँ, पेनिट्रेशन इफेक्ट इंक्रीज होगा तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी. समझ आ गई बात. सो सेकेंड अगेन फैक्टर व्हाट वी हैव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इन माय videos I told you about half filled stability, yes, fully filled stability, कॉपर क्रोमियम की बात की थी हमने. तो देखिए यहाँ पे हाफ फिल्ड स्टेबल होगा, कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल होगा, अपनी स्टेबिलिटी को बिगाड़ना नहीं चाहेगा. अगर वो नहीं चाहेगा अपनी स्टेबिलिटी बिगाड़ना तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, दिक्कत आएगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जाम्पल देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, बेरिलियम, बेरिलियम की फुली फील्ड स्टेबिलिटी है. वाई दे विल ट्राई टू डिस्टर्ब देयर सिमेट्री, वो अपनी सिमेट्री डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे. येस और नो. तो जब वो अपनी सिमेट्री डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे तो इनको आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2p and 2s. So now let us see variations of ionization energy along a period. अभी हमने बात की फैक्टर्स की, साइज ऑफ एटम हो गया, शील्डिंग इफेक्ट हो गया, पेनिट्रेशन इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, हाउ दे इफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. नाउ लेट अस सी हाउ दिस आयोनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू वेरी अलोंग अ पीरियड. पीरियड में ये कैसे वेरी करने वाली है. साइज डिक्रीज होता है बच्चों पीरियड में, साइज कम होगा. अभी मैंने आपको ये देखिए, आप वापस आइए इस पे, साइज जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन उतना क्लोजर है न्यूक्लियस के, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी इंक्रीज होने वाली है. तो वही चीज़ यहाँ है, पीरियड्स में इन अ पीरियड साइज इज डिक्रीजिंग तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी. सो दिस इज गोइंग टू द ट्रेंड ऑफ व्हाट एक्सपेक्टेड. ठीक है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लिथियम बेरिलियम साइज ऐसे आपका जो है कम होता जा रहा है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं. बट एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको केसेस में डिवाइड करके दिखाने वाली हूँ. देखिए इस पूरे पीरियड को आई हैव डिवाइडेड इन स्मॉल स्मॉल केसेस. सबसे पहले हम लिथियम बेरिलियम बोरोन की बात करते हैं.
ये आयोनाइजेशन का ट्रेंड है बच्चों, साइज का ट्रेंड नहीं है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। दिस इज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की ज़्यादा है, बोरोन से भी ज़्यादा है। बोरोन का साइज तो कम है ना, बोरोन का साइज कम है, फिर भी बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। इट मीन्स बेरिलियम के पास कोई स्पेशल बात है, और वो स्पेशल बात क्या है बच्चों बेरिलियम के पास? ये है फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होने की वजह से वो इतनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन 2s से बाहर नहीं जाने देगा, और अपना इलेक्ट्रॉन अगर वो बाहर नहीं जाने देगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू बोरोन। सो दिस इज द फर्स्ट केस। देन वी मूव टू अनदर केस, इसी को मैंने आगे डिवाइड फर्दर किया है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है, क्यों है जी? देखते हैं। एक तो साइज पे भी मैं कह सकती हूँ, साइज की वजह से भी, या दूसरा नाइट्रोजन हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड स्टेबल सिमिट्री, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, फुली फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। तो फुल उसकी हाफ फिल्ड सिमिट्री क्यों डिस्टर्ब करेगा? नहीं डिस्टर्ब करेगा, तो उसकी IE ज़्यादा होगी। देन वी हैव ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, नियॉन, व्हाट इज नियॉन? नोबल गैस, ऑक्टेट पूरा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते आए हैं आप, ठीक है। तो इसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी इस पीरियड में, यस और नो? सो व्हाट इज हैपनिंग, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, साइज इंक्रीजेस सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आप ग्रुप्स में भी देख पा रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। मैंने ग्रुप 1 उठाया है, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्या हो रहा है बच्चों बताइए मुझे। अगर मैं देखूं, दिस इज आई एम लुकिंग डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप सीजियम का साइज सबसे ज़्यादा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इसकी सबसे कम है। सबसे बड़े साइज का है अपने ग्रुप में, यस और नो? साइज जितना ज़्यादा है उतनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, साइज सबसे कम है उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, करेक्ट। सो यहाँ पे अब एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम, वी डिड ionization energy. Now I will tell you successive ionization energy. Successive ionization energy का मतलब क्या होता है बेटा? Successive ionization energy is actually energy required to remove electron successively, or I can say energy required to remove second electron. एक बार आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, आपने उसको आयनाइजेशन एनर्जी कही। आपने दोबारा फिर उसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो आप उसको क्या कहने वाले हैं? IE2 सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एल्यूमिनियम 3+ वैलेंसी होती है बच्चों, यस। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन होती है, चलो वो तो 2- हो तो गेन की बात होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, करूं मैग्नीशियम 2+, एक बारी में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना देगा, एक एक करके देगा। सोडियम 1+, 1 इलेक्ट्रॉन देता है। सो बार बार जितनी बार इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी बार उनके साथ एसोसिएट होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। सो हर बार उसको क्या नाम दिया जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3। तो यहाँ अब हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं लिथियम का केस डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 1s2 2s1। पहली बार उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, आउटर मोस्ट शेल से गया, एक था, चला गया, 0 लिखने की भी चाहे इसको ज़रूरत नहीं है, चाहे इसको 0 करके लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक एसोसिएट होगी एनर्जी IE1, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। दोबारा फिर देना चाहेगा वो, तो दोबारा जब यहाँ से फिर देना चाहेगा तो अब यहाँ से निकलेगा, यस यहाँ से जा चुका है, अब यहाँ से निकलेगा। अब जब यहाँ से निकलेगा तो क्या आएगा? 1s1, दिस इज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे मैंने अब एक चीज़ लिखी है, देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज सेकेंड इज वेरी 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 ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट। वाई? फिगर देख लीजिए, 7298 किलो जूल पर मोल, और यहाँ 720 किलो जूल पर मोल। पहली बार जब इलेक्ट्रॉन निकला तो उसको सिर्फ 720 किलो जूल पर मोल एनर्जी ही चाहिए थी बच्चों निकालने के लिए 2s से। बट जब उसको अब निकालना था 1s2 से, नाउ इट रिक्वायर्स 7298 किलो जूल पर मोल एनर्जी। वाई? द पिक्चर इज वेरी क्लियर टू यू, दिस इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये निकालना चाहेगा आसानी से? नहीं चाहेगा, यस और नो? नहीं चाहेगा। और अगर ये नहीं चाहेगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होने वाली है? बहुत ही ज़्यादा।
सो दीज आर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। ऐसे ही मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है मैग्नीशियम का भी। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए Mg+ में। देखिए एक बार इलेक्ट्रॉन गया 3s1 से, दोबारा 2+ बनाएगा, जाएगा 3s0 से, correct? So this is again successive ionization enthalpies. So this is all about ionization enthalpy and atomic radius. In my next video I will tell you about electron gain enthalpy and electronegativity. Stay connected, stay happy and stay healthy. Thank you.